करने की प्रैक्टिस जारी रखिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में। इन्हें ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहा जाता है और ये वर्ड्स या फ्रेजेस के फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो चलिए अब मिलकर इस मश्क को मुकम्मल करते हैं। इसमें हमने खाली जगहों पर मुनासिब ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है जो हर जुमले के सामने चॉइसेस के तौर पर हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर दी गई हैं। शुरू करते हैं। पहला जुमला, इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड ब्लैंक डॉक्टर्स एंडेड द स्ट्राइक। यानी इस बात का ऐलान किया गया कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, तो नतीजतन डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांजिशनल फ्रेजेस या वर्ड्स की चॉइस है। एज अ रिजल्ट, सर्टनली या फिर एंड। बिल्कुल ठीक, यहाँ सबसे मुनासिब रहेगा एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट, अमजद इज एन एक्सीलेंट टीचर blank he explains the subject matter very well and makes sure that all students understand the concepts। यानी अमजद एक बेहतरीन टीचर है, वो मजमून को बड़ी वजाहत के साथ बताता है और इस बात का भी यकीन कर लेता है कि तमाम स्टूडेंट्स को ख्यालात अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो इस जुमले में कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस मुनासिब रहेगी? कॉन्सिक्वेंटली, मीनवाइल या फॉर एग्जाम्पल। तो इस जुमले में कॉन्सिक्वेंटली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब रहेगा अगर हम इस्तेमाल करें फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जुमले के पहले हिस्से में टीचर की तारीफ की गई है और अब इसके अगले हिस्से में उन बातों के मुतालिक बताया जा रहा है जो कि टीचर की खूबी का बाइस बन रही हैं। नेक्स्ट, आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल ब्लैंक शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि आमना तो खुद बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेती है, लेकिन वो अपनी सहेलियों की इंग्लिश सीखने में मदद नहीं करती। तो यहाँ कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस मुनासिब रहेगी? हाउएवर, फर्दर या दस। हाउएवर यानी ताहम या फिर लेकिन। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ levied more taxes blank the salary structure has not been improved। यानी हुकूमत ने मज़ीद टैक्सेस आयद कर दिए हैं जबकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। तो अब ब्लैंक में कौन सा लफ्ज़ मुनासिब रहेगा? इनफैक्ट, बट या हैंस। तो इस जुमले में बट यानी लेकिन का लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। अब आखिरी जुमला, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर ब्लैंक शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सलमा बहुत अच्छा बोलती है और इसके अलावा वो बहुत अच्छा लिखती भी है। तो यहाँ क्या सूट करेगा? इन एडिशन, कॉन्सिक्वेंटली या नेक्स्ट। यहाँ आएगा इन एडिशन यानी इसके अलावा। तो अब आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट से मुतल्लिक हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि स्टेटमेंट की सूरत में है। कैन वी कम्यूट द ऑर्डर ऑफ सेट्स व्हाइल टेकिंग द डिफरेंस। अब हमने इसका आंसर यस और नो में देना है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि किस तरह से। वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों, जैसा कि एक सेट है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 8 10। अब क्वेश्चन ये है कि कम्यूट करने का मतलब है कि अगर आप ए डिफरेंस बी करें और फिर आप बी डिफरेंस ए करें तो क्या ये बराबर होगा। मतलब कि डिफरेंस का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी में ना हो, यहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे ए के जो कि बी में ना हो, और यहाँ पे बी के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कि ए के ना हो। क्या इन दोनों का जवाब बराबर आएगा? इसको कहते हैं कम्यूट करना। यानी कम्यूट का मतलब है ऑर्डर तब्दील करना, यानी पहले आप ए से बी का ले रहे हैं, आप बी से ए का ले रहे हैं। तो हम इस चीज को देखते हैं जी। ए से बी का डिफरेंस क्या है? वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है। कौन से हैं? जैसे 1 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, तो ये आ जाएगा 1।
उसके बाद 2 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, 3 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, 4 दोनों के अंदर है, 5 ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, 6 दोनों के अंदर है, तो इसलिए सिर्फ 1 2 3 5 ये आ गया ए का बी से फर्क, डिफरेंस। जबकि बी का ए से फर्क, यानी मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ सेपरेशन के लिए, वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर हों बट ए के अंदर ना हो, जैसे 4 है वो ए के अंदर मौजूद है, 6 ए के अंदर मौजूद है, जबकि 8 और 10 ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा 8 और 10। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ए का फ़र्क बी से है या बी का फ़र्क ए से है, उनके एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, ये दो इक्वल सेट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिफरेंस बी जो है वो बराबर नहीं होता बी डिफरेंस ए के सेट्स के अंदर। इसलिए हम बात कर सकते हैं कि यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, कैन वी कम्यूट द ऑर्डर ऑफ सेट्स व्हाइल टेकिंग द डिफरेंस, तो इसका आंसर होगा नो, हम कम्यूट नहीं कर सकते। अगर कम्यूट करेंगे तो जवाब एक जैसा नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से मुतल्लिक कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। अगर एक यूनिवर्सल सेट गिवन हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, और एक सेट ए है जो जाहिर है इस सेट के अंदर ही कंटेन करता होगा, क्योंकि अगर U यूनिवर्सल सेट है तो तमाम जो सेट हम लिखेंगे वो सेट U के अंदर या सेट U के सबसेट्स होंगे, तभी सेट U को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। A कॉम्प्लीमेंट, बल्कि मैं यहाँ पे डिफरेंट कर ले लूँ, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं U सेट का डिफरेंस ले लूँ सेट A से, यानी वो एलिमेंट जो सेट U के अंदर हों बट A के अंदर ना हो। अब सेट U क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। अब वो एलिमेंट जो सेट U के अंदर हैं बट A के अंदर नहीं है, वो कहलाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब हम लिखते हैं, ये हमारे पास सेट U है, ये सेट A है, तो U के अंदर A 1 है जबकि A के अंदर 1 नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1। 2 U के अंदर भी है, 2 A के अंदर भी है, ये नहीं आएगा। 3 आ जाएगा बिकॉज 3 A के अंदर नहीं है। 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 3 5 जो है ये है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, बल्कि हम रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम A कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ले लें सेट A से, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगी। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट ही आएगी। कैसे, अगर हम ये वाली साइड ले लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, तो A कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिखें क्या है, 1 3 और 5, जबकि इसकी यूनियन ले रहे हैं सेट A से जो कि है 2 4 एंड 6। अब यूनियन का मतलब है एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब है अगर आप देखें तो A कॉम्प्लीमेंट की यूनियन जब हमने ली सेट A से, तो दोबारा वही सेट U आ गया, दोबारा वही सेट U आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम A की इंटरसेक्शन ले लें A कॉम्प्लीमेंट से, तो वो खाली सेट आएगी। वो क्या आएगी, खाली सेट आएगी। अब अगर मैं यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से कॉपी करूँ, या बल्कि पहले A सेट लिख दिया हमने, तो इसकी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। इसमें आपको पता है कि जो क्यूमुलेटिव लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में होल्ड करता है, तो लिहाजा A सेट है 2 4 6 2 4 6, जबकि इसकी इंटरसेक्शन लेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट से जो है 1 3 एंड 5। अब देखिए 2 4 6 और 1 3 5 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो कि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो लिहाजा ये आ जाएगा खाली सेट। या और इसको मैं 5 से भी डिनोट कर सकता हूँ, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हेंस प्रूव्ड के A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट ही होता है। नेक्स्ट है 3, जो कि प्रॉपर्टी है U कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट से, वो खाली सेट से ही होता है।
अब यूनिवर्सल सेट देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपको ये प्रॉपर्टी एज क्लियर हो जाएगी। यू का डिफरेंस यू से, ठीक है, यू का डिफरेंस यू से, यानी ये ऐसे ही जैसे 2 का डिफरेंस 2 से, तो डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम उसको क्या लिखेंगे, खाली सेट। तो लिहाजा वी कैन से कि यू का डिफरेंस यू से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो वी कैन सिंपली से कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। यहाँ पे मैंने सेट्स को ऐसे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। इसी तरह से अगर आप सेट 4 की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कि अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट देते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, यानी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस एम्प्टी सेट से। अब एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब है अगर देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 6, अगर मैं लेट से यहाँ पे कर दूं माइनस खाली सेट लेट से, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी वो एलिमेंट जो सेट यू में है बट हाली में नहीं है। तो हाली में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा यू सेट दोबारा से एज इट इज आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। प्रॉब्लम है हमारे पास जी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से मुतालिक। क्वेश्चन है इफ यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 और ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, देन प्रूव दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, मतलब खाली सेट। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन देखते हैं। अगर हम फर्स्ट को ले लेते हैं, पहले सबसे पहला जो पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है, ये है राइट हैंड साइड आर एच एस और ये है लेफ्ट हैंड साइड एल एफ एस, एल एच एस सॉरी, लेफ्ट हैंड एंड साइड। चलो जी, हम किसी एक साइड को लेके दूसरी के इक्वल प्रूव करा देंगे। अब ये प्रॉपर्टीज में से ही है ए यूनियन, अगर हम चलें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है जी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से, यानी वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो और ए में ना हो, हम वो मालूम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट को देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें 1 3 5 7 9, तो मतलब 2 यूनिवर्सल सेट का ऐसा है जो कि ए में मौजूद नहीं है। 4 6 8 और 10, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है और इसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर आप इस सेट की, क्योंकि ये भी एक सेट है, इसकी अगर आप यूनियन ले लें एक सेट के साथ, यानी अगर हम ए सेट ए की दोबारा से यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इन एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है 1 2 3 4 और अगर मैं डॉट डॉट लगा दूं और आगे 10 तक, चूंकि इतने ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, एंड सो ऑन अप टू 10 तक। तो जब हमने देखा, इसको कंपेयर किया राइट हैंड साइड के साथ, ये यूनिवर्सल सेट के साथ, हमें पता चला कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी तो 1 से 10 तक ही हैं। और हमने कह दिया जी कि हमारी ये जो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिहाजा ये बात प्रूव होगी। इसी तरह हम इसको देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास मौजूद है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वो एलिमेंट जो कि कॉमन होंगे किस में, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में। अब ए में सारे नंबर्स ऑड हैं, यानी ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, और जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें तमाम नंबर्स इवन है
जो कि 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब है कॉमन तो इनमें कोई भी ना हुआ। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट खाली सेट आएगा, जिसका मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लिहाजा आप यहाँ पे भी लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Suppose three friends, Fatma, Zainab, and Aiza, want to find out what hobbies they have in common. Fatma's set of hobbies includes reading books, playing Ludo, and cooking. Zainab's set of hobbies include playing badminton, football, and watching TV. Aiza's set of hobbies include playing cricket, reading books, and playing Ludo in her spare time. Fatma and Aiza both like playing Ludo and reading books. We say that their sets of hobbies are overlapping. Fatma and Zainab do not have any hobbies in common. We say that their sets of hobbies are disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if they have no common elements. In other words, A intersection B is equal to an empty set or null set. Let's look at an example. Suppose we are given these sets of numbers. Set A contains the numbers 2 and 4, while set B contains the numbers 6 and 8. Since they have no common elements, their intersection is a null set. So these sets are disjoint. Two sets A and B are overlapping if they satisfy two conditions. At least one element is common to both sets, and neither is a subset of the other. Consider these sets of numbers. Set C contains 2, 4, 6, and 8, while set D contains 4, 8, and 12. Observe that elements 4 and 8 are common to both sets, so that C intersection D contains these two elements. Further, C is not a subset of D, since some of its elements are not in D. Similarly, D is not a subset of C either. Therefore, C and D are overlapping sets. Are sets B and C overlapping? Let's recall the two conditions for overlapping sets. Sets B and C have two elements in common, 6 and 8. This satisfies the first condition of overlapping sets. However, set B is a subset of set C, since every element of set B is also an element of set C. This does not satisfy the second condition for overlapping sets. Hence, B and C are not overlapping. Now, try to solve these problems. Let's look at them together. Set X contains the numbers 1 to 4, while set Y contains 0 to 3. They have three elements in common, 1, 2, and 3. Neither is a subset of the other, so they are overlapping sets. Sets S and T have no elements in common, so they are disjoint sets. Sets L and M have two elements in common, 3 and 5. They cannot be disjoint sets. But set L is a subset of M. So, they cannot be overlapping sets either. Therefore, sets L and M are neither disjoint nor overlapping sets. To summarize, sets A and B are disjoint if they have no common elements. They are overlapping if there is at least one common element, and neither set is a subset of the other.
स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम बात करें कि किडनी क्या है, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है। हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। उनमें से एक सिस्टम है जिसे आपके सामने है, इसे कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे कहा जाता है किडनी। से आपके देख रहे हैं कि ये क्या है, ये किडनी है जो कि बीन शेप होता है, जैसे हम कहते हैं कि लोबिये के दाने की तरह, और ये डार्क रेडिश कलर का होता है। और अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये किडनी की है, और किडनी का कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसमें से भी हम बात करें तो छोटे छोटे से ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेफ्रॉन, अगर हम इनलार्ज करके देखें तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है किडनी, किडनी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। हम कहते हैं कि जो पहला पार्ट है उसे कहा जाता है रेनल कार्पसल, और जो रेनल कार्पसल है इसमें फर्दर हम कहते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रेनल कार्पसल है। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रेनल कार्पसल है। इसमें ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाहर ये जो कैप्सूल की तरह से स्ट्रक्चर है, इस कैप्सूल को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका सेकंड पार्ट है उसे हम कहते हैं रेनल टिब्यूल। ठीक है, अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करें तो रेनल टिब्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है थ्री में। फर्स्ट वन जो है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो लूप है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और जो थर्ड है उसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर यहाँ से ये जाके ओपन होता है एक और डक्ट में, और इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्दर के डिवाइड किया जा सकता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से, ये जो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है इसको का यहाँ से ये जो नीचे को आ रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो आप देख रहे हैं इसका लिम्ब ऊपर की साइड पे जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की जो हम कह रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज से प्रेशर की वजह से जो जितना भी मटेरियल है, फ्लूइड है, वो आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, और वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से होता हुआ डाउनवर्ड मूव करता है, और इस लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर ये जो है इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, उस लिम्ब को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये जो कॉन्वोल्यूटेड हो गई है जिसको हमने कहा था डिस्टल टिब्यूल, और फिर फर्दर जो सिक्रीशंस है, जैसे ये एरो आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आगे मिलकर जाके रेनल ब्लैडर में, मतलब रेनल पेल्विस से यूरेटर। जैसे अगर आप ईस्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है रेनल पेल्विस, और ये रेनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने ये जो डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। ठीक है जी, अब जैसे कि आपको पता है कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का जो फंक्शन है हमारे पास हम कहते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास ये बेसिकली किस चीज़ की होती है, किस तरह होती है, ये हम सारे जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे इसी में कि फंक्शन ऑफ किडनी में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन, FILTERATION, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन जो है ये हमारे पास होती है किस चीज़ की, ब्लड की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ब्लड। ठीक है जी, अब ब्लड जो है वो किडनी से पास होता है और उसके अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि किडनी जो है इसमें ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, तो हम कहते हैं कि दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का वो पार्ट है
जो कि क्या करता है, जो कि परफॉर्म करता है हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है जी, हम इसके आगे लिख लेते हैं दैट इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है जी, दैट इज फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, किडनी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है जी, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है हमारे पास मौजूद होता है रीनल पैरामिड्स में। और रीनल पैरामिड्स जो है, जैसे कि हमने इसको इंसर्कल भी किया हुआ है, ये हमारे पास रीनल पैरामिड्स हैं। ये पैरामिड सा शेप होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये जिसको हमने येलो कलर से बनाया हुआ है। ठीक है जी, अब रीनल पैरामिड में ये हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास किडनी है उसमें 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 1 मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन किस चीज का, फिल्ट्रेशन का। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो नेफ्रॉन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है जी, नेफ्रॉन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट इज CORPUSCLE, रीनल कार्पसल। और इसके दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, तो अब हम एक डायग्राम जो है वो ले आते हैं और देख भी लेते हैं कि किस तरह जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और वहाँ पे उसके पार्ट्स रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास फर्दर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। ये जी हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ गई किस चीज़ की, नेफ्रॉन की। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं रीनल कार्पसल से। ठीक है जी, ये हमारे पास रीनल कार्पसल है जो कि मजीद फर्दर डिवाइड होकर हमारे पास 2 पार्ट बनाता है। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस हमारे पास नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस ग्लोमेरुलस को इंसर्कल किया होता है कप लाइक स्ट्रक्चर ने, जैसे हम कहते हैं बूमेंस कैप्सूल। ठीक है जी, बूमेंस ने इसको डिस्कवर किया था और उसके नाम पे ही इसका ये नाम पड़ गया, बूमेन कैप्सूल। तो ये ग्लोमेरुलस प्लस ये बूमेन कैप्सूल मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रीनल कार्पसल्स बनाते हैं। ठीक है जी, रीनल कार्पसल के बाद जो एरिया आ जाता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स का। रीनल ट्यूब्यूल्स को हम फिर मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि इस बूमेन कैप्सूल के बाद का जो एरिया है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये ऐसा मुड़ा हुआ सा एरिया होता है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कन्व्यूलेटेड। और इसके बाद डायरेक्टली जो है हमारे पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। ठीक है, हेनली ने इसको डिस्कवर किया था, सो दैट्स व्हाई उसके नाम से इसका ये नाम पड़ा। इसके बाद जो है हमारे पास डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो आ जाती हैं और फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है हमारे पास, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, ये आ जाते हैं हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब हम देखते हैं कि किस तरह जब ब्लड पास होता है नेफ्रॉन से तो ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है या सबसे पहला हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन हमारे पास होती है, लेकिन किसके थ्रू, प्रेशर के थ्रू। अब ये प्रेशर किसके थ्रू डेवलप होता है जी, ये प्रेशर डेवलप होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड हमारे पास आता है किस चीज में, इस ग्लोमेरुलस में। हमें पता है कि ग्लोमेरुलस क्या है, ये एक नेटवर्क है किस चीज का, कैपिलरीज का। अब ब्लड हमारे पास कौन सी आर्टरी लेके आती है, हम कहते हैं कि जो आर्टरी है उसका नाम है रीनल। रीनल कहते हैं किडनी को। ठीक है, अब वो आर्टरी जो कि किडनी की तरफ आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया, दैट इज रीनल आर्टरी। और प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास इस रीनल कार्पसल्स में होती है। ठीक है जी, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब रीनल आर्टरी जो है ये मजीद या फर्दर आगे डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाती है, हम लिख लेते हैं दैट इज आर्ट्रियोल्स। ठीक है जी, आर्ट्रियोल्स हमारे पास बनाती हैं। आर्ट्रियोल्स जो है वो फिर, अब यहाँ पे 2 किस्म की जो है हमारे पास
कैपिलरीज बन जाती हैं। एक वो जिसके थ्रू ब्लड जो है वो इस ग्लोमेरुलस से इंटर होगा नेफ्रॉन में, उसे हम कहेंगे एफेरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है जी, क्या कहेंगे? एफेरेंट। जैसे एफेरेंट क्या करता है, ये लेके आता है ब्लड को टूवर्ड्स द नेफ्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब ब्लड इससे प्रेशर के थ्रू पास होता है तो हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है। अब कौन कौन सी चीजें हमारे पास फिल्ट्रेट होंगी, हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास वाटर जो है वो फिल्टर आउट होता है। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास साल्ट्स होती हैं। ठीक है जी, ये फिल्टर होती हैं। इसके अलावा जो है हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये भी फिल्टर हो जाता है। और इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं यूरिया, ये भी हमारे पास फिल्टर आउट हो जाता है। जब ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं और वो लिक्विड या वो ब्लड जो कि इस ग्लोमेरुलस से पास हो रहा होता है, जो कि अब इंटर होगा किस चीज में, प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में, उसे हम नाम दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम हम उसे दे देते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या नाम हम उसे देंगे, उसे हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, दैट इज, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से पास होता है, दैट्स वाई हम उसे ये नाम दे देते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, दैट इज GLOMERU। ठीक है जी, ULUS ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाता है किस चीज में, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में। अब हमारे पास दूसरा स्टेप जो है वो परफॉर्म होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो मुश्तमिल होता है जितने भी हमारे पास ये ट्यूब्यूल्स हैं इस एरिया में, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है जी, यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास क्या होगी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है, जैसा कि आपको इसके नाम से पता है कि कलेक्टेड हमारे पास जो है सेलेक्टेड, जैसे आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कह दें, या इस तरह के कोई जो फिल्ट्रेट है में से सेलेक्टिव पार्ट्स जो हैं या सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो रीएब्जॉर्ब होंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास इस प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें फिल्टर आउट या रीएब्जॉर्ब होती हैं, हम लिख लेते हैं, दैट इज वाटर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, भी अगेन यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज। और इसके अलावा हमारे पास जो रीएब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं साल्ट। ठीक है जी, अब ये रीएब्जॉर्ब किस चीज में होंगी, ये रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं किस चीज में, ब्लड कैपिलरीज में। इस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ऐसे करके हमारे पास मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कैपिलरीज होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास फिनोमेना पाए जाते हैं डिफ्यूजन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और ऑस्मोसिस का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास साल्ट जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है या मूव कर जाती है टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, जैसे कि अब इसमें यहाँ पे इस जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन ब्लड में ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद वाटर जो है वो किसके थ्रू जाएगा, वाटर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, जो कि क्या है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो अब जो है हमारे पास ये जितनी भी वाटर, ग्लूकोज जो है और साल्ट, ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी किस चीज में, ये हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है जी, ये ब्लड कैपिलरीज जिसको मैंने सर्कल किया है इसमें वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसके बाद जो है ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये पास होता है किस चीज से, लूप ऑफ हेनले से। ठीक है जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से अब क्या होगा, ब्लड जो है या जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो पास होगा। तो इस लूप ऑफ हेनले के इस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप। ठीक है, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इस वाली को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप, और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब डिसेंडिंग लूप में हमारे पास किस चीज की रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे अगेन हमारे पास होती है किस चीज की, वाटर की, मैं H2O लिख देता हूँ। ठीक है जी, और इसी तरह जो हमारे पास असेंडिंग लूप है यहाँ पे किस चीज की हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास होगी साल्ट की। ठीक है, और ये रीएब्जॉर्प्शन किस में होगी, ब्लड कैपिलरीज में होगी। ठीक है जी, इसके साथ जो है
अगेन हम चले जाते हैं टूवर्ड्स द डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है किस चीज़ की, दोबारा जो है यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज H2O जो है वो क्या हो जाता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, किस चीज़ में, इनटू द ब्लड। ब्लड किस में है, इन कैपिलरीज में है, जिनको हमने इंसर्कल किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये कैपिलरीज हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर इसमें हमारे पास मजीद जो इसका थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो है वो है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ठीक है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन किस लिए होती है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए है ताकि जो हमारे पास ब्लड है उसके पीएच को हम मेंटेन रख सके। ठीक है जी, ब्लड के पीएच को हम मेंटेन रख सकें। हम ये कहते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड का पीएच है ये हमारे पास होता है 7.35 से लेके अप टू 7.45 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड का पीएच है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ट्यूबुलर सिक्रीट होती हैं। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारे पास क्या है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन ये है कि ब्लड से हमारे पास जो है वो चीजें जो हैं वो आ जाती हैं किस चीज में, इस फिल्ट्रेट में। ठीक है जी, अब कौन कौन सी चीजें हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट आइंस। ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म के आइंस होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कैरेटिनिन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज CREATININE। ठीक है जी, कैरेटिनिन है ये होता है। और इसके अलावा यूरिया भी हमारे पास जो है ये दोबारा जो है ट्यूबुलर सिक्रीट हो जाता है किस चीज में, अगेन इनटू द फिल्ट्रेट। तो ये इसी के साथ जो है हमारे पास इसका कंप्लीट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास जो फ्लूइड है वो आ जाता है, जिसे फिर हम क्या कहते हैं, इस कलेक्टिंग डक्ट में जब हमारे पास आता है फ्लूइड उसे हम कहते हैं यूरिन। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब ये होगा कि कलेक्टिंग डक्ट से जो है ये चला जाएगा किस चीज में, पेपिलरी डक्ट में चला जाएगा और वहां से ये चला जाएगा रीनल पेल्विस में। अगर हम इस डायग्राम को, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें सो दैट रीजन जो है जिसको हमने क्या कहा, दैट इज रीनल पेल्विस, इसमें चला जाता है और वहां से अगेन जो है ये दोबारा इंटर हो जाता है किस चीज में, इनटू द जिसे आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं यूरिटर, और यूरिटर से चला जाता है ब्लैडर में और फिर यूरिटर के थ्रू हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन था हमारे पास किस चीज़ का, किडनी का। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफसेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करें जी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर बी एंड देन ओवर सी। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्या सेट्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट करें, हम सेट्स ले लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15। ठीक है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन हमारे पास एक ए सेट आ गया। ठीक है, ए सेट को हम लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये 1 2 4 5 एंड 6। इसी तरह फिर आप एक बी सेट ले लें, बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 8 9 एंड 11। इसी तरह हमारे पास एक सी सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी 4 5 7 8 10। अब अगर इनकी आप नेचर देखें, ठीक है, नेचर वाइज अगर हम देखें तो ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, ना ए सी का सबसेट है, ना सी ए का सबसेट है, लेकिन एटलीस्ट वन कॉम एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट इन सब के दरमियान कॉमन है। अगर आप देखें 4 इनके दरमियान देखें तो 2 2, ठीक है, और 4 जो है वो कॉमन है। अगर आप इन दोनों के दरमियान देखें 4 5 ए और सी के दरमियान कॉमन है, बी और सी के दरमियान देखें तो आप 4 और 8 जो है वो कॉमन है। तो लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि तीनों सेट जो है हमें म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स है, म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इस पे ऊपर आप याद रहे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल लेते हैं, ठीक है, और ये इसको हम जो है जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है,
राइट हैंड साइड। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हम ये सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरह से सॉल्व होगी, इसमें ऑफ कोर्स पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअली है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके अंदर हमें बी यूनियन सी सबसे पहले सॉल्व करनी है, उसकी रीज़न क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है। अब अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, अगर यहाँ पे बी यूनियन सी यानी बी और सी के दरमियान बी और सी की यूनियन ले लें, ठीक है, मैं सेट्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ बी यूनियन सी, तो आप देखेंगे 2 हमारे पास एलिमेंट आ गया, ठीक है, 2 है, सॉरी यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं जी। हाँ जी, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप में बी यूनियन सी मालूम करनी है, बी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है, उसके बाद 4 दोनों में है लेकिन यूनियन में हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद 7 है, ठीक है, उसके बाद 8 दोनों में मौजूद है, जस्ट वन टाइम आएगा, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 11 है। ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें जो बात समझ आएगी वही है, अब किसकी यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, किसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये बी यूनियन सी है, ठीक है, इसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट ए के साथ। अब अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन देखें तो 2 4 5 7 8 9 10 11 में और 1 2 4 5 6 में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हैं 2, ठीक है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसी तरह 4, ठीक है, 4 यहाँ पे भी मौजूद है, उसके बाद 5 और 5 यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद 6 नहीं है और बाकी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा जी 2 4 5, ये हमारे पास है रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड के अंदर हम देख सकते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, बेसिकली आप पहले सेट्स लिखते हैं इसी ऑर्डर में फिर आप अप्लाई करते हैं, लेकिन फर्स्ट में अगर आप ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से मार्क करूँगा, ए और बी में चीज़ कॉमन है, 2 ए में भी है 2 बी में भी है, ठीक है, उसके बाद 4 ए में भी है 4 बी में भी है और इसके अलावा कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, तो जस्ट जो एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे वो क्या है 2 और 4, ठीक है। इसी तरह इसकी हम यूनियन लेने जा रहे हैं, ठीक है, इसकी हम यूनियन लेने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब आप देखें ए और सी में जो सब्जेक्ट अंडर स्टडी है वाइट कलर में यूज़ कर रहा हूँ, ए और सी ये दो सेट जो है वो अंडर स्टडी हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, 1 नहीं, 2 अगर आप देखें तो नहीं, 4 हाँ 4 जो है वो ए में भी मौजूद है और 4 जो है वो सी में भी मौजूद है, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 ए में भी मौजूद है और 5 सी में भी मौजूद है, ठीक है। तो 4 5 के अलावा 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 7 8 10 वो नहीं है, जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट है जी, यहाँ पे हम इनको मेंशन भी कर देते हैं, वो एलिमेंट्स है हमारे पास 4 और 5। अब अगर हम दोनों की यूनियन ले लें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे आएंगे 2 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि 2 4 5 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि दिस लॉ होल्ड्स, ठीक है, दिस लॉ होल्ड्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो होल्ड करती है। अब इसी को अगर हम वेन डायग्राम्स के अंदर ले आएँ जिसके अंदर हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है, अगर हम इसको इसके अंदर ले आएँ, ठीक है, तो अब मैंने यूनिवर्सल के एलिमेंट जो है डायग्राम के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स में ड्रॉ नहीं किए, आप यूनिवर्सल से ही एज्यूम करें कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारी जो अकॉर्डिंग टू द सेम एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट इसी एग्जांपल के तहत अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो एक्चुअली थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, आप बी और सी के दरमियान देखें हम यूनियन ले रहे हैं, बी और सी के दरमियान हमने देखा था 4 8 एलिमेंट कॉमन है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे सेम कलर। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जो पिंक कलर है, पिंक कलर रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी,
ठीक है, पिंक कलर, पिंक रीजन कह लें, पिंक रीजन रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप यहाँ पे आ जाएं तो अब आप ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ए के साथ, ए के अंदर अगर एलिमेंट देखें तो 1 6 2 4 5 इंटरसेक्शन अगर आप पूरे बी यूनियन सी की, इस पूरे सेट की अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो एलिमेंट जो ए और बी यूनियन सी के दरमियान कॉमन है वो आ जाएंगे। वो कौन से हैं? 2 4 5। ठीक है, तो आप याद रहे कि हमारे पास ये जो यहाँ पे सिंपल मैं कहता हूँ कलर्ड रीजन जो है, ठीक है, कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जी? हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड के केस में कि सबसे पहले राइट हैंड साइड का केस एक्चुअली है क्या? वो है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बेसिकली हमारा केस है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए और बी के दरमियान जो एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या है? 2 4, जस्ट 2 4। यहाँ पे जो कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन, ठीक है, कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जी? रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें ए और सी के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है? 4 5 है। तो यहाँ पे भी हम क्या देते हैं जी? कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर जब लास्ट पे आप आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों की इन दोनों की हम बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बल्कि आप हम यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों की अभी हम यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की अभी हम यूनियन ले रहे हैं जो एग्जैक्टली जो है किसके इक्वल है? ए, अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब अगर आप देखें तो 2 4 और 4 5 की अगर हम यूनियन लें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स 2 4 और 5, 4 रिपीट हो रहा है, जस्ट वन टाइम आएगा। तो आप देखें 2 4 5। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो कि आप 2 4 5 है, और इसी तरह आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को दे सकते हैं जो कि 2 4 5 है। यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो होल्ड करता है। प्रॉब्लम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी अगर हमारे पास 3 सेट्स हों और हमने ये वेरीफाई करना हो कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा अगर हम इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करें सेट बी के ऊपर भी और इसी तरह से सेट सी के ऊपर भी, लेकिन यूनियन जो है वो सेम रहेगी। यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन होल की बी यूनियन सी के साथ। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम सेट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। सेट्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हैं हमारे पास सेट ए है 1 से लेके 7 तक अप टू 7, ठीक है। इसके बाद इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ? ब्रैकेट पुट करें स्क्वायर, सेट बी जो है वो है 2 3 5 7 11 13। इसकी यूनियन ली जाएगी किसके साथ? सेट सी के साथ जो कि है -2 -1 0 1 एंड 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब जो फर्स्ट सेट है वो एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 अप टू 7। इसकी इंटरसेक्शन लेंगे लेकिन उससे पहले हम सेट बी और एलिमेंट्स को कंबाइन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं -2 से, -2 -1 0। पहले तो ये चीज़ें आएंगी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हैं इन दो सेट्स में, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ से 3 5 7 11 और 13।
चलें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो 1 2 3 देख लें, 1 2 3 5 और 7, सिर्फ ये नंबर्स हैं जो यहाँ पे कॉमन है, 1 2 3 5 और 7। चूंकि देखें सेट ए एक्चुअली क्या है, 1 2 3 5 और 7, ये 5 नंबर्स हैं जो कि सेट ए में और बी यूनियन सी में क्या है, कॉमन है। ये तो होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड, और फिर एंड पे आंसर कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी हम यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। चलो जी हम यहाँ पे सेट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले है हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं सेट ए के एलिमेंट्स जो कि क्या है, 1 से लेके 7 तक, 3 अप टू 7, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सेट बी के साथ जो कि है 2 3 5 7 11 और 13। उसके बाद जब इनकी इंटरसेक्शन ले ली जाएगी तो उनकी यूनियन ली जाएगी ए और सी की इंटरसेक्शन के साथ, 1 2 3 अप टू 7। इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सेट सी के साथ जो कि है -2 -1 0 1 और 2। अब हम अगर सेट्स के नेम अगेन प्लॉट कर दें, ये ए है और ये है बी, जबकि ये ए है और ये है सी, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। चलें जी, अब अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 3 5 और 7। तो ये आ गया 2 3 5 और 7। इसकी हम यूनियन लेंगे इन दोनों की इंटरसेक्शन के साथ। तो 1 से लेके 7 तक में और -2 से लेके 0 1 2 में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, जस्ट 1 और 2 जो दोनों में मौजूद हैं। तो आ गया 1 और 2। अब अगर हम इन दोनों की यूनियन ले लें तो ये आ जाएगा, एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, 1 2 3 5 एंड 7, 1 2 3 5 7। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखें, 1 2 3 5 7, और राइट हैंड साइड को देखें 1 2 3 5 7। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होल्ड करता है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का एक ही मतलब है, यानी कोई जारी रहने वाला अमल। और अगर इन अल्फाज के शुरू में लफ्ज़ प्रेजेंट का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये होगा हाल या फिर मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला अमल। चूँकि आम तौर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम भी इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला है यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। यू का लफ्ज़ जो है ये एक से ज़्यादा लोगों को भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि तुम सब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस जुमले में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि मौजूदा ज़माने में जारी है। अब देखते हैं अगला जुमला, मोर एंड मोर पीपल आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब अगला जुमला, वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, यानी हम कल छुट्टी पर जा रहे हैं। अब अगला जुमला, द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, यानी मौसम के हाल के मुताबिक मौसम साफ रहने की इतला थी लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। अब अगला जुमला,
अली एंड सारा आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, यानी अली और सारा हर वक्त बहस करते रहते हैं। और अब आखिरी जुमला, आई एम राइटिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अब हम गौर करते हैं इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स पर। तो हर जुमले के अंदर दो किस्म के वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसमें पहला वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है लफ्ज आर, जबकि दूसरा वर्ब है यूजिंग। इज, एम और आर, ये तीन अल्फाज जो है ये वर्ब टू बी की तीन प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। तो इज, एम या आर, इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जुमले के अंदर? इस बात का पता लगता है सब्जेक्ट की मदद से। ही, शी और इट जैसे अल्फाज अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर मौजूद हो तो इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज इज का। इसी तरह से अगर जुमले में लफ्ज आई का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसके साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जुमले के अंदर यू, वी या दे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इनके साथ लफ्ज आर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा कब किया जाएगा? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हर जुमले में एक तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले के अंदर जिस दूसरे वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इसकी फॉर्म कहलाई जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की ये फॉर्म जो है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए भी कहते हैं कि इसे एक एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ऐसा लफ्ज जिसकी मदद से नाउन्स को डिस्क्राइब किया जा सके। किसी भी वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से बनाया जाता है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज टॉक जो है ये है वर्ब की बेसिक फॉर्म, इसके आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टॉकिंग, और अब ये बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है इसकी मदद से पता चलता है कि ये अमल अभी जारी है यानी कंटिन्यूस है। जैसे कि लफ्ज टॉकिंग, इसका तर्जुमा होगा बोल रहा हूँ। तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इस टेंस में प्रेजेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि अमल के कंटिन्यू होने की तरफ इशारा करता है इसकी वजह से कंटिन्यूस का लफ्ज इस टेंस के नाम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से इस पहली एग्जांपल को जो हम देख रहे थे, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, इसमें लफ्ज आर और यूजिंग की मौजूदगी की वजह से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि लफ्ज आर जो है ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि लफ्ज यूजिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिससे अमल के कंटिन्यू होने का पता चलता है। इसी तरह से इन बाकी की एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं। दूसरे जुमले में है लफ्ज आर स्टडिंग, और इससे अगले जुमले में है आर गोइंग। इसी तरह से इज रेनिंग, आर आर्ग्यूइंग, एम राइटिंग। तो इन तमाम जुमलों में हर जुमले के अंदर इज, एम या आर में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही एक और वर्ब इस्तेमाल किया गया है जिसके आखिर में लेटर्स आईएनजी आ रहे हैं, यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर किसी भी जुमले में वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म यानी लफ्ज इज, एम या आर में से कोई एक आ रहा हो और उसके साथ एक और लफ्ज भी हो जिसके आखिर में, यानी कोई ऐसा एक्शन वर्ड हो जिसके आखिर में लेटर्स आईएनजी आ रहे हो, इसका मतलब है वो जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है। तो चलिए अब मिलकर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की क्या फॉर्मेशन होती है, यानी उनमें अल्फाज की तरतीब किस तरह से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव तर्ज के जुमले को। अफर्मेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी अमल के मुतालिक बता रहे हो कि ऐसा होता है, यानी आप उसमें किसी बात का इकरार कर रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से एक अफर्मेटिव जुमले के अंदर अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले नंबर पर आता है एक सब्जेक्ट, यानी लफ्ज ही, शी, इट, आई, यू, वी या दे में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इस्तेमाल किया जाता है एक वर्ब टू बी जो कि अपनी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर होता है, यानी लफ्ज इज, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के लिहाज से होता है, यानी ही, शी और इट के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाएगा, आई के साथ एम का, और
यू वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जुमले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एक वर्ब अपनी बेसिक, माफ कीजिएगा, वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा करके एक प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर और फिर आखिर में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जैसे कि इससे पहले हम सीख चुके हैं कि वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा करने से बन जाता है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए भी कहते हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर हमने लफ्ज़ ही की मदद से एक अफर्मेटिव जुमला बनाना हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म में, तो ये किस तरह से होगा? ही इज टॉकिंग, यानी वो बोल रहा है। तो लफ्ज़ इज की मदद से पता चल रहा है कि ये अमल प्रेजेंट यानी हाल या फिर मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है, और लफ्ज़ टॉकिंग की मदद से पता चल रहा है कि ये अमल अभी जारी है, यानी वो बोल रहा है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक नेगेटिव तर्ज का जुमला। नेगेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात के मुतालिक ये बता रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा। इस किस्म के जुमले में लफ्ज़ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप इस जुमले के अंदर किसी बात की नफी कर रहे होते हैं। तो इस तर्ज के जुमले के अंदर अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले नंबर पर आता है एक सब्जेक्ट, यानी लफ्ज़ ही, शी, इट, आई, यू या दे में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वर्ब टू बी अपने प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, यानी लफ्ज़ इज, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया जाता है। और आखिर में वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा करके एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लफ्ज़ आई की मदद से एक नेगेटिव जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह से होगा? आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग, यानी मैं नहीं बोल रहा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये है एक नेगेटिव जुमला जिसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने के अंदर ये अमल जारी नहीं है। तो अब अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इनमें अल्फाज की तरतीब तकरीबन बिल्कुल एक तरह से ही है। सिर्फ नेगेटिव जुमले में वर्ब टू बी के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया गया है। इसके अलावा अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले के आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर पुरजोश अंदाज में बात की जा रही हो तो इसके मुतालिक बताने के लिए फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि इस जुमले को जोर देकर पढ़ा जाएगा या फिर जोर देकर कहा गया था। अब देखते हैं एक इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमला, यानी कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर आप कुछ पूछ रहे हो। तो इस किस्म के जुमले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिहाज से अल्फाज की जो तरतीब है वो इस तरह से होगी कि अब की बार सब्जेक्ट के बजाय जुमले के शुरू में सबसे पहले इस्तेमाल होगा वर्ब टू बी अपने प्रेजेंट फॉर्म में, यानी लफ्ज़ इज, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा एक सब्जेक्ट, यानी लफ्ज़ ही, शी, इट, आई, यू, वी या दे में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। और फिर जुमले के आखिर में आएगा वर्ब बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा करने के बाद, यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। और जुमले के सबसे आखिर में पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा, एक सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क का, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि ये एक सवाल है। तो अब अगर हम लफ्ज़ शी को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी मदद से हम क्या इंटरोगेटिव जुमला बनाएंगे? ये जुमला इस तरह से होगा, इज शी टॉकिंग, यानी क्या वो बोल रही है। तो अब यहाँ भी मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाले किसी अमल के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि इस जुमले में लफ्ज़ इज का इस्तेमाल किया गया है जिससे प्रेजेंट फॉर्म का पता चलता है, क्योंकि ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इसी तरह से इस जुमले में लफ्ज़ टॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसकी मदद से अमल के कंटिन्यू या जारी रहने के मुतालिक पता चलता है। तो इस तरह से ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया जुमला है।
तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम। तो इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इस वीडियो के साथ साथ इन जुमलों को लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक टेबल की मदद से जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है जी। और ये हम किस में डिस्कस करेंगे? ये हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं किस चीज़ में, ह्यूमंस में, ठीक है जी। दैट इज ह्यूमन। तो अब ह्यूमन बींग्स में जैसे कि आपको पता है हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है, ठीक है जी। मतलब क्या, हमारे पास 2 किडनीज मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई हम लिख लेते हैं दैट इज पेयर ऑफ किडनी, ठीक है जी। अब एक जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे है और एक जो है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद है। एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक डायग्राम आगे जो किस चीज की है, जो कि किडनी की है, प्लस हमारे पास उसमें जो कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो इसमें मौजूद है। तो किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये फिल्ट्रेशन करता है किस चीज की? ब्लड की, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। और फिल्ट्रेशन किस चीज की करता है? ब्लड की करता है, ठीक है जी। अब इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि फिल्ट्रेशन करता है? तो हमारे पास जी इसका जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है जी। फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? जिसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो स्पेसिफाई हो चुका है। सो फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास किडनी का, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं that is NEPHRONS, नेफ्रॉन, ठीक है जी। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस डायग्राम को हम अगर लेबल करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है किडनी। हमने यहाँ पर लिख लिया ये हमारे पास किडनी है, ठीक है। और इसी तरह ये भी हमारे पास किडनी है। किडनी से हमारे पास जो ट्यूब निकली हुई है ये वाली प्लस ये दोनों मिला के हमारे पास ये क्या कहलाती हैं? दैट इज यूरेटर, ठीक है जी। दैट इज यूरेटर। यूरेटर हमने लिख लिया। इसी तरह जो है आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ बेस पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास ये। इसी तरह अगर हम देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये ओपन होता है टू द एक्सटीरियर। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? हम वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज यूरिथ्रा, ठीक है जी। दैट इज यूरिथ्रा, ठीक है। दैट इज यूरिथ्रा। तो ये हमारे पास क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आपको ये जो फैटी से सब्सटेंस नजर आ रहे हैं ये हमारे पास कहलाते हैं, ये हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। और इन ग्लैंड्स का नाम क्या है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे पास क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये भी और ये वाला भी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास आपको जो ये ब्लूइश सा जो कलर है दैट इज, ये हमारे पास क्या है? ये है जी हमारे पास रीनल वेन है, ठीक है, जो कि ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स द हार्ट। किससे? किडनी से। रीनल कहते हैं जी किडनी को। और आपको ये जो रेड वन नजर आ रही है दैट इज नोन एज अ रीनल आर्टरी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रीनल आर्टरी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, आर्टरी है ये हमारे पास। सो हमने इस डायग्राम को लेबल कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शनल यूनिट जो है वो इस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो किडनी का जो वेट है हमारे पास ये 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है, ठीक। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। टोटल बॉडी वेट जो है हमारे पास उसका जो 1% हिस्सा है वो हमारे पास कौन जो है वो ऑक्युपाई करता है? दैट इज किडनी। इसी तरह अगर एक कार्डिक बीट में, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कार्डिक बीट। हमारे पास जो एक कार्डिक बीट है उसमें 20% हमारे पास जो ब्लड है वो क्या करता है? वो सप्लाई किया जाता है टू द किडनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कार्डिक बीट। एक सिंगल कार्डिक बीट में हमारे पास
20% जो ब्लड है, 20% ऑफ ब्लड, ठीक, दैट इज ब्लड, वो प्रोवाइड किया जाता है टू किडनी, किडनी को हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो किडनी जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक सेंट्रल कैविटी इसमें होती है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है जी, जो कि हमारे पास कहलाती है दैट इज पेल्विस। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज पेल्विस। पेल्विस हमारे पास क्या है, पेल्विस हमारे पास वो रीजन है जहाँ पर हमारे पास ये जो यूरिटर है या ये जो हमारे पास आर्टरीज हैं ये इंटर होती हैं किस चीज में, इनटू द किडनी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको हमने इंसर्कल भी कर लिया है, एग्जैक्टली इस साइड पे भी इसको इंसर्कल कर लेते हैं। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर जो है, जिसको हम पेल्विस कहते हैं, जहां पर हमारे पास ये यूरिटर जो है ये किडनी से निकलते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो वेन्स हैं हमारे पास ये इंटर होती हैं किस चीज में, किडनी में। सो इसी तरह जो है हमारे पास अगर हम बात करें तो ब्लैडर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लैडर जो है इस यहाँ पर हमारे पास ये जो यूरेटर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि एंट्रेंस करते हैं किस चीज़ में, इस ब्लैडर में। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये जो जगह हमारे पास होती है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का जी, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास कहलाता है दैट इज वर्ड दैट इज यूरिट्रल ऑरिफिस। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूरिट्रल ऑरिफिस। ठीक है जी, ORI ऑरिफिस, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरिट्रल ऑरिफिस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो यूरिथ्रा है, ये जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, ये यूरिथ्रा जो है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मसल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ स्पिंटर मसल। ठीक है जी, दैट इज स्पिंटर मसल्स। ये स्पिंटर मसल्स हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या करता है, जो कि इस ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान जो एंट्रेंस है या वो पॉइंट जो है जहाँ से यूरिन जो है उस यूरिथ्रा में इंटर होता है, इसको कंट्रोल करते हैं हमारे पास ये मसल्स। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए, तो ये हमारे पास किस चीज़ का है जी, ये जी हमारे पास है दैट इज ऑफ यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम हमारे पास ये किस चीज़ का है, ह्यूमन बींग्स का है। तो आज हमने पढ़ा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि किडनी है क्या। किडनी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऑर्गन है, मतलब ये कि उसका एक पार्ट है। अगर हम ये देखें कि ये किस सिस्टम का पार्ट है, तो ये यहाँ पर जो आपको एक सिस्टम दिखाया हुआ है, इसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, और ये यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे किडनी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बीन शेप में आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये किडनी है। और अगर हम इसमें फर्दर बात करें कि इनमें से ये किडनी कौन सा है, इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट किडनी है, और इसके साथ जो दूसरा वाला किडनी है उसे कहा जाता है कि वो राइट किडनी है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट किडनी है ये स्लाइटली थोड़ा सा अपर साइड पे है, और ये जो राइट किडनी है ये लोअर साइड पे। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन में है और ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब ये कि यूरिन फॉर्मेशन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं किडनी से आगे जो डक्ट जा रही है ये क्या करती है, ये यूरिन को यहाँ से कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद इसको लेके जाती है इधर, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर। अगर हम डक्ट की बात करें कि ये कौन सी डक्ट है, तो इसे कहा जाता है यूरेटर। साथ साथ इसको लेबल कर लेते हैं कि ये क्या है, ये है यूरेटर। और यूरेटर से जो यूरिन है वो फर्दर जाके ये जो आपको एक बैलून की तरह से नजर आ रहा है इसमें इकट्ठा होता जाता है, और इसे कहा जाता है ब्लैडर। ब्लैडर में हम बात करते हैं कि जो यूरिन है उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको बॉडी से बाहर भेजा जाता है एक डक्ट से, और उस डक्ट को कहा जाता है यूरेथ्रा।
साथ में हम लिख लेते हैं कि उसे क्या कह रहे हैं, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये तो था यूरिनरी सिस्टम के वो किस तरह से इसमें मतलब इसका क्या फंक्शन है कलेक्टिव। अगर हम बात करें किडनी की कि किडनी के देखें इन डिटेल के क्या है, तो किडनी जो है हमने बात की कि वो एक बीन शेप है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डार्क रेड कलर का है। और अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर हम बात करें कि ये कितना थिक है, तो ये 4 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में कि ये 4 सेंटीमीटर थिक है और ये 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर वाइड है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ प्रेजेंट है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो डायाफ्राम के नीचे आप देखेंगे कि अगर इसको यहाँ ले आते हैं कि डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कवर कर रही हैं। ये तो हमने अभी तक बात की कि किस सिस्टम में प्रेजेंट है, इसकी बॉडी में पोजीशन क्या है। अब अगर हम इन डिटेल देखें किडनी के स्ट्रक्चर को कि वो अंदर से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है, इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। किडनी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं एक बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लाइट कलर में है, उसे हम कह रहे हैं कि वो रेनल कॉर्टेक्स है। और ये जो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है रेनल मिड्यूला। तो ये सामने आपके है कि ये रेनल कॉर्टेक्स और उसके बाद क्या आ गया, रेनल मिड्यूला। और ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपको कोन शेप में नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रेनल पिरामिड। मतलब कि ये जो रेनल मिड्यूला है, रेनल मिड्यूला के अंदर ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को रेनल मतलब मिड्यूला के रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। और इन 2 पिरामिड्स के दरमियान वाली जो जगह है, इसे हम कहते हैं रेनल कॉलम। ये क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किडनी के। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये पिरामिड एंड हो रहा है, वहां का जो ये वाला रीजन है, इसको कहा जाता है रेनल पेपिला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम साथ में यहाँ ले आते हैं सामने कि ये क्या है, रेनल पेपिला। और अगर हम रेनल कैप्सूल की बात करें, तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसने पूरे के पूरे किडनी को सराउंड किया हुआ है, उसके बाहर एक लेयर है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, उसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो इसका जो बेसिक यूनिट है, जो ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, वो किस लेवल पे हो रही है, वो नेफ्रॉन के लेवल पे हो रही है। नेफ्रॉन में भी यहाँ पर ये जो आपको लाइन सी नजर आ रही है, इसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है या जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कहाँ आ जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद, जैसे हमने यहाँ कहा था कि ये वाला जो एरिया होता है, जो पिरामिड्स की कोनिकल शेप का ये वाला जो एरिया है, इसे हम रेनल पेपिला कहते हैं। और यहाँ पर जो डक्ट है उसे हम पेपिलरी डक्ट का नाम देते हैं। ये पेपिलरी डक्ट के बाद जो ये रीजन है, जिसे हम कह रहे हैं कि रेनल कॉलम्स के दरमियान, मतलब एक रेनल कॉलम ये है, दूसरा रेनल कॉलम ये है, इनके दरमियान ये वाला जो रीजन है, इसे हम क्या कहेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि ये एक रेनल कॉलम है, ठीक है, दूसरा जो है वो ये रेनल कॉलम है, और इनके दरमियान हम बात करें कि ये वाले जो डक्ट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। जैसे ये हो गए, ये क्या है, ये माइनर कैलेक्स हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो रीजन्स हैं, ये जो माइनर कैलेक्स हैं, ये मिल के एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं। और ये जो मेजर कैलेक्स है, फिर ये क्या बनाती है, ये रेनल पेल्विस। और ये जो रेनल पेल्विस है, यहाँ पर जो एक डिप्रेशन सी बन जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, रेनल हाइलस। और यहाँ यही वाला जो हाइलस का एरिया या रीजन है, जहाँ से ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन्स और इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि नर्व नेट है, वो एंटर या लीव कर रहा है, मतलब इसके अंदर एंट्री हो रही है या इसके अंदर से बाहर आ रहा है, वो सारा का सारा इस रीजन से होता है। और अभी हम बात कर रहे थे रेनल पेल्विस की, तो रेनल पेल्विस से फिर वो होता हुआ आएगा यूरेटर। और जैसे आपने ऊपर सिस्टम में पढ़ा था कि यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें दोबारा से, तो ये जो आउटर है, इसे हम कह रहे हैं कि कन्वेक्स, और ये वाली जो है इसे कनकेव कहा जाता है, जहां पर रेनल हाइलस प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम बात करें कि किडनी क्या है, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है। हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। उनमें से एक सिस्टम है जिसे आपके सामने है, इसे कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे कहा जाता है किडनी। से आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये किडनी है जो कि बीन शेप होता है, जैसे हम कहते हैं कि लोबिये के दाने की तरह, और ये डार्क रेडिश कलर का होता है। और अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये किडनी की है, और किडनी का कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसमें से भी हम बात करें तो छोटे छोटे से ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेफ्रॉन, अगर हम इनलार्ज करके देखें तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है किडनी, किडनी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। हम कहते हैं कि जो पहला पार्ट है उसे कहा जाता है रेनल कार्पसल, और जो रेनल कार्पसल है इसमें फर्दर हम कहते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रेनल कार्पसल है। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रेनल कार्पसल है। इसमें ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाहर ये जो कैप्सूल की तरह से स्ट्रक्चर है, इस कैप्सूल को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका सेकेंड पार्ट है उसे हम कहते हैं रेनल टिब्यूल। ठीक है, अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करें तो रेनल टिब्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है थ्री में। फर्स्ट वन जो है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो लूप है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और जो थर्ड है उसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर यहाँ से ये जाके ओपन होता है एक और डक्ट में, और इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्दर के डिवाइड किया जा सकता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से, ये जो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है इसको का यहाँ से ये जो नीचे को आ रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो आप देख रहे हैं इसका लिम्ब ऊपर की साइड पे जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की जो हम कह रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज से प्रेशर की वजह से जो जितना भी मटेरियल है, फ्लूइड है, वो आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, और वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से होता हुआ डाउनवर्ड मूव करता है। और इस लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर ये जो है इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, उस लिम्ब को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये जो कॉन्वोल्यूटेड हो गई है जिसको हमने कहा था डिस्टल टिब्यूल। और फिर फर्दर जो सिक्रीशंस है, जैसे ये एरो आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आगे मिलकर जाके रेनल ब्लैडर में, मतलब रेनल पेल्विस से, रेनल पेल्विस से यूरेटर। जैसे अगर आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है रेनल पेल्विस। और ये रेनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने ये जो डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ये फेडरल पंजाब KPK बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10 का चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है, जबकि सिंध की क्लास 10 के चैप्टर 9 में से ये लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट विद एग्जांपल्स और अर्हीनियस एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस के हवाले से कि आर्हीनियस बेसिस का क्या कंसेप्ट दिया। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक जनरल फार्मूला लिखा है, और ये वो फार्मूला था
जो कि उसने बेसिस के लिए दिया। उसने कहा कि कोई भी सब्सटेंस आप लेंगे, उसको अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, अगर वो आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, ठीक है जी, OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, ये अगर दे दे आपको, तो इसका मतलब जो चीज़ आपके पास होगी वो क्या होगी जी, बेस होगी, और अदरवाइज वो बेस नहीं होगी। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को, इसी फार्मूले को कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लेता हूँ जी NaOH, ठीक है जी, ये एक मेरे पास सब्सटेंस है, और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका रवैया जानना चाह रहा हूँ, इसका भी। अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस